हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार। आ रही है आवाज? अच्छा, ठीक है। हाँ सर, क्लियर। हाँ, तो करें 10 स्टार्ट। लोग जुड़ गए हैं। हाँ, पंकज जी। हाँ, चलो करें। हाँ, करिए पंकज जी, प्लीज। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, खुश रहो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरु शशुक्रशनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा ज्योतिसिद्धकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी सर, प्रणाम। हाँ, खुश रहो। हेलो। हाँ, देखिए, गई क्लास में हमने योगों के बारे में अध्ययन करना शुरू किया और मैं समझता हूँ आप लोगों ने उन योगों को अपनी कुंडलियों में या जिन कुंडलियों का आप विवेचन कर रहे हैं उनमें जरूर देखा होगा या उनको स्थापित करने का प्रयास किया होगा और उनके आपने परिणाम भी पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप में से कुछ लोगों ने किया। हेलो हेलो। कोई अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो बताएं। हेलो। सर, किया था उसमें हाँ, बताइए। धनधारा योग, श्रीकंठ योग, एक 3-4 योग निकले थे सर उसमें। अच्छा, तो पाए आपने वो चीज? जी सर। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में योग का आशय ये है कि विशेष ग्रहों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे शुभत्व की उत्पत्ति हो या पापत्व की उत्पत्ति हो। पर योग शुभ में ही लिया जाता है। जब अशुभ की बात करेंगे तो या तो उसको अरिष्ट योग बोलेंगे या दुर्योग बोलेंगे। योग शब्द का मतलब है शुभ। योग में अशुभ का मतलब नहीं है। जब वो दुर्योग बोले जाएंगे तो वो दुर्योग है या अरिष्ट योग है या पाप योग है, वो अलग बात है। तो जब कोई भी कहता नहीं ये योगकारी कुंडली है यानी शुभ कुंडली है, बलवान कुंडली है, शुभ कार्य उत्पन्न करने वाली कुंडली है, या ये कॉम्बिनेशन जो है ये योगकारी है, तो वो यानी शुभ शुभ है ना। तो ये योग से मतलब शुभ को ही ले। जब दुर्योग है तो उसको दुर्योगी बोलना है या अरिष्ट योगी बोलना है या पाप योगी बोलना है। तो इस संबंध में जो शुरुआती दौर में जितने योग हैं वो मैंने आपको बताए थे और जब मैं कंक्लूड कर रहा था तो लास्ट में मैंने आपको 66 ऐसे योगों का वर्णन किया जिसको मंत्रेश्वर महाराज ने फलदीपिका में विशेष रूप से जिनका विवेचन किया। तो उसमें 28 योग जो है वो महायोग थे और 30 योग जो है वो दैनी योग है और 8 योग हैं जो खल योग हैं जो थर्ड हाउस से बनते हैं, जो मैंने आपको बताए थे और शायद आपको याद भी होंगे। देखिए, ये योगों को याद रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या? फायदा ये है कि जब योग याद रहता है तो वो कॉम्बिनेशन आपको याद रहता है। वो कॉम्बिनेशन याद रहता है तो जब आप कुंडली को देखते हो तो वह चीज आपको याद आती है। अब याद आती है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन उस जगह जाता है और कॉन्सेंट्रेशन जाता है तो उसके साथ जितने भी केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहे हैं या चतुर्विध संबंध बन रहे हैं, क्या से क्या, कौन भावेश, कौन कारक, है ना, कौन सा ग्रह किसको किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, कौन बलवान है, कौन गवर्निंग स्थिति में है ना, कौन अपने हिसाब से चीजों को उत्पन्न कर रहा है, कौन चीज उत्पन्न करने में सहायता कर रहा है, कौन अवरोध कर रहा है, वो सब आपको आपके दिमाग में एक एक सीरीज शुरू हो जाती है और वो सीरीज सब शुरू होती है तो आप बहुत सारी चीजें है ना आपको स्वतः ही आने लग जाती है, स्वतः ही आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है। तो आपका और कुंडली का
विवेचन बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे आपकी वह प्रवृत्ति बन जाती है, धीरे धीरे आपकी कुंडली देखने की वह प्रवृत्ति बन जाती है कि आप जैसे चंद्रमा देखोगे तो चंद्रमा से बनने वाले सारे योग देखोगे कि भाई अनफा है, सुनफा है, दुर्धरा है, या सकट योग है, या गज केसरी योग है, या वसुमती योग है, अति वसुमान योग है ना। तो वो सब आप देखोगे, आप कोशिश करोगे उसको देखने की, भाई ग्रह जो चंद्रमा के साथ आकर समागम योग बना रहे हैं किस तरह से, तो गौरी योग बन रहा है, तो वो सब आपको ध्यान आएगा। ध्यान आएगा तो आपका विवेक बढ़ेगा। इसी प्रकार सूर्य से जो योग बताए, लगन से जो मैंने योग बताए, विशिष्ट योगों में बात करी जैसे श्रीकंठ है, विरंची योग है, श्रीनाथ योग है, काहल योग है, पर्वत योग है, गौरी योग है, लक्ष्मी योग है ना, वो मैं आपको बताए। तो फिर ये जैसे मैंने आपको 66 योग, अब 66 योग में एक्सचेंज की क्या महत्व है, और एक्सचेंज को सर्वथा सही होता है या नहीं होता, ये भी आपको पता चलता है कि अशुभ भावों का एक्सचेंज वो है जो अशुभ उत्पन्न करता है, लेकिन ये पुराने जमाने के हिसाब से है। ये जो चीजें हैं, देखिए कालांतर में एक बड़ी चीज परिवर्तन हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है, देश काल पात्र और परिस्थिति, ये जरूर स्थापित करनी चाहिए। कुछ चीजें कालांतर में बदल गई, जैसे पहले व्यापार सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, कृषि उसके बाद दूसरे नंबर पे माना जाता था, और नौकरी या सेवा या दासता या गुलामी वह है ना सबसे निम्न स्तर पे माना जाता था। यानी सेवा कार्य को धर्म के अलावा अन्य क्षेत्रों में उत्तम नहीं माना जाता था। आज परिस्थितियां बदल गई, आज सेवा कार्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्यापार से भी ज्यादा अगर सिक्योरिटी कहीं देते हैं तो सेवा को देते हैं, अब वो चाहे राज की सेवा हो चाहे और कहीं, यानी नौकरी की प्राथमिकता हो गई। पहले कहते थे नौकरी मत कीजिए, घास खोद खाइए और खुदे आसपास आप दूर जाइए, तो नौकरी को बहुत ही हीन कार्य समझा जाता था, कोई ही नौकरी करना नहीं चाहता था, उसको गुलामी और दास्ता माना जाता था। आज वह परिप्रेक्ष्य बदल गया, तो आज छठे भाव की महत्ता बदल गई, उसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है। पहले खान खदान के काम बहुत कम होते थे क्योंकि साधन नहीं थे, है ना, बहुत गहराई में जाने की स्थितियां नहीं थी, और खानों में जब जाते थे लोग तो दब के मर जाया करते थे, बहुत दुर्घटनाएं होती थी, इसलिए उनका खनन नहीं हो पाता था और बहुत ही रिस्की काम माना जाता था। आज खनन जो है वह बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। आज खानों से क्या क्या नहीं निकलता और किस मात्रा में निकलता है, बल्कि टोटल यूनिवर्स चेंज हो गया, तो अष्टम भाव का महत्व बढ़ गया है ना। आज जल यात्राएं पहले जमाने में बहुत ही कष्टकर हुआ करती थी, आज जल यात्राओं से बड़े बड़े व्यापार होते हैं, तो अष्टम भाव का महत्व बढ़ गया। विदेश की महिमा आज बहुत हो गई, विदेश जाना आज एक गौरविंद कार्य हो गया, पहले के टाइम पे वो सजा थी, काला पानी तक भी 12वें भाव से देखा जाता है, तो वह आज बदल गया। पहले के टाइम पे जो आश्रम वगैरह थे वह वृद्धावस्था में जाके प्राप्त होते थे, आज आश्रम व्यक्ति खुद के शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक शरीर में रोगों से मुक्ति के लिए भी सैनिटोरियमों में जाते हैं। ऐसे रोग निदान केंद्र बना दिए गए हैं जहां आपका 5 स्टार होटल का सा आपको आनंद प्राप्त होता है, तो वो भी 12वां भाव। तो और वो जो बना रहा है आज बच्चों के पालने के लिए क्रीच है, छठा भाव है ना। सर्विस सेंटर खोल दिए जाते हैं, चाहे वो मानव के क्यों नहीं हो। अस्पताल का कार्य आज बहुत बड़ा कार्य हो गया, डॉक्टरी का पेशा बहुत बड़ा पेशा हो गया, तो ये चीजें आज बदल गई है, देश काल पात्र से चीजें बदल गई है। तो जहां पहले के टाइम पे वो सजा थी, दुष्कर और कष्टकर कार्य था, आज वह अन्य प्रकार से शुभ हो गया है। तो वह चीजें जो योगों में आप देख रहे हो उनका भी प्रभाव आप जो दैन्य योग की जब बात करते हैं, तो जो एक्सचेंज कहे गए, जो 6-8-12 से जो एक्सचेंज कहे गए वो खराब कहे गए हैं, लेकिन वह भी आपको देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का एक्सचेंज बनाकर क्या उत्पन्न कर रहा है, कौन उसमें प्रभावी हो रहा है, और अगर वो शुभ लिया हुआ है तो क्या वो वह मेरे को सेना में लेके जा रहा है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दे रहा है, मेरे अंदर क्लीन आईक्यू किलर इंस्टिंक्ट पैदा कर रहा है ना, मेरे को खान खदान से लाभ दे रहा है, बीमा भवन का कार्य करा रहा है, मेरा बैंकिंग का कार्य कर रहा है, वो सब आपको देखने चाहिए। तो ये मैं जैसे बार बार कहता हूँ, ये सब वक्षमान है। ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत कब होती है, जब मनन चिंतन के आधार पर आप रिजल्ट निकालते हैं।
किताब को पढ़ के एज इट इज चल के आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये एक सिर्फ वक्ष्यमाण है, एक डायरेक्टिव है ना। कभी कभी वो आपको लगेगा कि यार कोई यार ये तो योग खराब है, लेकिन आज के हिसाब से वो शुभ हो सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये योग जो है ना, एक आपके मन में कुंडली विवेचन करने का एक मार्ग देते हैं कि कुंडली देखते कुछ चीजें आपको दिखी तो आपकी वो कुंडली में अंदर जाने की शक्ति बढ़ जाती है। यार अरे यार इसके गतकेसरी योग है, और यार इसके रोचक योग है, इसके सच योग है, इसके यार सरस्वती योग। अब सरस्वती योग तो मैंने नहीं बताया, भी आज बता है ना। तो योग एक विशिष्ट स्थितियां है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कई बार क्लास में एक सरस्वती योग बताना से रह गया था मुझसे। सरस्वती, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में क्लास के पढ़ाने पे, कि दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां भाव भी ले लीजिए आप चाहे, तो दूसरा, चौथा, पांचवा, नौवां और 11वां भाव, ये आदमी में ज्ञान ज्ञान की ज्ञानदाता भाव है, ज्ञान बढ़ाते हैं। क्योंकि ये अभिरुचि, ये मेरा अभिरुचि का और मनोरंजन का भाव है, तो ये मेरे मनोरथ का भाव। अगर इसका संबंध द्वितीय से हो रहा है तो न सिर्फ धन देगा, बल्कि मेरी ज्ञान के प्रति मेरा इंक्लाइनेशन भी बढ़ाएगा, मेरी ज्ञान के प्रति अभिरुचि भी जाएगी। अगर यहाँ का स्वामी, यानी मेरे मन का वो कार्य बन जाएगा। यानी पढ़ना पढ़ाना अगर द्वितीय मेरा 11वें भाव में आग से संबंध करता है, 11वें भाव के स्वामी से करता है, और यहाँ के कारक गुरु से अगर संबंध होता है, तो मेरी अभिरुचि क्या हो जाएगी, या मेरा मनोरथ क्या हो जाएगा, ज्ञान। और पंचम से संबंध होता है तो मेरी अभिरुचि हो जाएगी, और नवम से होगा तो उसकी और उत्कृष्टता बढ़ जाएगी। और अगर चतुर्थ से भी संबंध हो जाता है तो वह मेरे लिए एक फंडामेंटली और एक गृही, यानी माँ के समान जो प्यार मेरे अंदर स्थापित हो जाता है, वैसे मेरे ज्ञान मातृत्व रूप में अंदर चला जाएगा। तो ये ज्ञान भाव की है। अब सरस्वती के दाता नंबर, अगर सरस्वती में के दाता में मैं गिनूं तो गुरु है, फिर बुद्ध है, और फिर शुक्र है। सरस्वती के दाता है, ज्ञान की सबसे बड़ी दौलत इन्हीं के पास है ना। यही ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। तो गुरु बुद्ध शुक्र का अगर संबंध हो, या ये तीनों संयुक्त होकर इन भाव अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण द्वितीय में, तो वह सरस्वती योग होता है। कौन सा योग होता है, सरस्वती। सरस्वती योग में क्या होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, मनोरंजन का होता है, सांस्कृतिक होता है, कलात्मक होता है, कलाकार होता है ना। विभिन्न उत्कृष्ट संगीत हो गया, वादन हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, वेद वेदांत शास्त्री हो गया, गणितज्ञ हो गया, वो समस्त ज्ञान क्षेत्रों में प्रगल्भ वक्ता होता है, ऑरेटर, नरेटर होता है। अपनी बात को कहने के लिए वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही गंभीर और बहुत ही सारगर्भित शब्दों का प्रयोग करता है, सारगर्भित शब्दावली का प्रयोग करता है ना। बहुत ज्ञानवान होता है, गुणी होता है, ग्रेस्पिंग पावर होती है, डिलीवरिंग पावर होती है। तो वह सरस्वती योग। सरस्वती योग क्या, कि सबसे पहले गुरु, बुध और शुक्र अगर संबंध करके केंद्र त्रिकोण द्वितीय भाव में हो, द्वितीय और एकादश भाव में हो, तो वह सरस्वती योग हो गया। अब मैं इसको अन्य प्रकार से लूं। अब ये तो शुभ ग्रहों से हुआ। मैं, पाराशर जी ने कहा है, जो और ज्योतिष शास्त्र में प्रचलित भी है, कि ग्रहों के भावेश के अनुसार प्राप्त कारकत्वों की प्रधानता होती है, नैसर्गिक से भी ज्यादा प्रभावी वो होते हैं। तो किसी की कुंडली में द्वितीय, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश और एकादशेश का केंद्र त्रिकोण में द्वितीय और एकादश में संबंध होता है, और वह बली संबंध होता है, साथ ही ये ग्रह भी बलवान होते हैं, तो वह व्यक्ति ज्ञानी और गुणवान और विद्यावान होता है। अब अगर वह शुभ ग्रहों से संबंध हो रहा है तो शुभ शुभ
जो माने गए कार्य वो करेगा। वो शिक्षक हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो लेक्चरर हो सकता है, वह पेंटिंग बनाने वाला हो सकता है, वह चित्रकार हो सकता है, वह ज्योतिषाचार्य हो सकता है, वो गणितज्ञ हो सकता है। पाप ग्रहों से अगर बन रहा है तो वह इंजीनियर हो सकता है, विभिन्न प्रकार का इंजीनियर हो सकता है, शिल्पकार हो सकता है, सुनार हो सकता है। लेकिन होगा वो ज्ञानी, अपने फन का मास्टर होगा। वो कारीगर हो सकता है, वह हलवाई हो सकता है, वह बार्बर हो सकता है, लेकिन होगा वह श्रेष्ठ, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ना ज्ञानी बनाते हैं। अगर राजकीय प्रभाव होता है तो राजकीय अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी प्राप्त होगा। तो ये सब ज्ञान भाव है, ये मैं आगे और स्पष्ट आपको करूंगा। तो ये सरस्वती योग। अब सरस्वती योग आप जैसे देखो तो आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हो, राइट। अब बात आती है फल दीपिका में ही कुछ योग बताए गए जो 12 के 12 भावों से शुभ और अशुभ दोनों तरह के योगों का वर्णन किया गया है। इनको बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनना। इनकी शब्दावली में एक रस है, एक आनंद है। वो लय नहीं टूटनी चाहिए, वो लय आपको याद होनी चाहिए। वो लय क्या है? पहले मैं शुभ योग ले रहा हूं। पहला भाव लगन, क्या कहते हैं फल दीपिका में? अगर लगन शुभ ग्रहों से युक्त और शुभ ग्रहों से विक्षित हो, विक्षित यानी द्रस्त, समझ लो आप। अगर लगन शुभ ग्रहों से युक्त हो, यानी लगन में शुभ ग्रह हो और लगन को शुभ ग्रह देखते हो, लगन में शुभ ग्रह हो और लगन को शुभ ग्रह देखते हो, और लग्नेश सौराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में होकर केंद्र त्रिकोण में चला जाए, द्वितीय को भी आप गिन सकते हैं इसमें, तो केंद्र त्रिकोण में चला जाए तो वह जो योग बनता है, वह जो योग बनता है उसको चामर योग कहा गया है। अब नाम में मत जाइए, नाम याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, फिर भी कहने का आशय क्या है कि लगन में शुभत्व हो, लगने को शुभ ग्रह देखते हो, और लगने सौराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर शुभ स्थान पे चला जाए तो वह बहुत अच्छा योग हुआ। तो लगन के पूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे, कहने का आशय है। इसमें द्वितीय को भी ले सकते हो आप, द्वितीय और एकादश भी शुभ स्थान ही माने जाते हैं, है ना। हालांकि एकादश को पापी मानते हैं, पापी क्यों मानते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये है तो हमारे मनोरथों का भाव, चाहे वो भौतिक सुखों की ओर हमको लेके जाता है, लेकिन है तो हमारे मनोरथों का भाव, इसलिए उसको भी शुभ ही माने आप। ये की ये स्थिति अगर द्वितीय भाव शुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो, अब प्रश्न उठता है कि ये शुभ ग्रह दो हो सकते हैं। एक तो भावेश के अनुसार, पंचमें शुभ है, नवमें शुभ है, दसवें शुभ है, सप्तमें शुभ है, एकादशी शुभ है, द्वितीय शुभ है, लग्न शुभ है। साथ ही जो शुभ ग्रह है मेरे, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, ये शुभ ग्रह है। लेकिन चंद्र और बुध के विश्लेषण में भी मेरे को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा क्षीण चंद्रमा पापी हो जाता है और बुध पाप संगत के बाद क्रूर हो जाता है, तो वो भी मेरे को देखना चाहिए। तो यहाँ हम चूंकि ज्योतिषी हैं और हमको हायर लेवल पे जाना है, मन मस्तिष्क को स्थिर रखकर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ सबसे पहले मेरे को शुभ स्थानों को पकड़ना चाहिए, फिर शुभ ग्रह को पकड़ना चाहिए। तो ये दोनों स्थितियां शुभ ग्रह है। अब उसमें भी वह शुभ स्थानों का स्वामी हो और शुभ हो जाए तो अत्यंत शुभ, और फिर वो बलवान और हो जाए, शुभ करता हो जाए तो अत्यंत अत्यंत शुभ। अब स्टेज जब बढ़ाएंगे, समझ रहे ना, कि मान लीजिए लग्नेश गुरु है, लग्नेश गुरु है, धनु लगन है और लग्नेश गुरु है, और गुरुदेव जो है सिंह राशि में, सिंह राशि में आकर बैठ गए। अब मित्र राशि में आ गए, शुभ स्थान पर आ गए, है ना, अपने स्थान से शुभ स्थान पर आ गए, तो ये अत्यंत शुभ योग हो गया। तो इसको आप चामर योग कहें, उत्कर्ष श्रेणी का चामर योग। अब ये जो गुरु है, मान लीजिए चंद्रमा से युक्त है, अब चंद्रमा यहाँ अस्तमेश होगा, लेकिन चंद्र सूर्य चंद्र को अस्तमेश का दोष नहीं लगता, हम जानते हैं,
तो चंद्रमा के साथ हो गया तो ये और श्रेष्ठ हो गया, और बढ़िया हो गया। अब मान लीजिए इसी कुंडली का मंगल और आके बैठ गए हैं, तो इस गुरु को अल्टीमेट ताकत प्राप्त होगी। तो ये एक सीरीज बनती है। तो इन योगों को याद करने का क्या मकसद है और क्या अर्थ है और क्या लाभ है, वो मेरा आपको समझाने का आशय है। मैं आपको छोटी से दायरे में नहीं रखना चाहता कि आप शुभ शुभ का मतलब शुभ ग्रह ही देखते रहो। तो आप यहाँ पे शुभ स्थान है, इसको शुभ माने, जो पारसरी को ऊपर रखे, मेरा ये मानना है। और ये सही है, और मैंने कुंडलियों में इसको पाया है और ये सत्य है। तो यहाँ जो द्वितीय भाव से बनता है वह धेनु योग बनता है, ठीक है ना। तृतीय हाउस से अगर वो योग बनता है, जो मैंने लैंग्वेज बताई, लैंग्वेज क्या है, जो एक लैब है, तृतीय भाव शुभ ग्रहों से युक्त या विकसित हो, और तृतीय सौराशि मित्र राशि या उच्च का होकर शुभ स्थानों पर हो, तो वह कौन सा योग बनता है? सूर्य योग। इसको विक्रम योग भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ये चलेंगे। चतुर्थ भाव से जो बनेगा वो कहलाएगा जल्दी योग, जल्दी बोलते हैं इंद्र को। पंचम भाव से जो बनेगा वह छत्र योग। अब प्रश्न आता है ये छठे भाव का, अशुभ स्थान है, तो अब यहाँ क्या बनेगा? और ये छठा स्थान बहुत ही विलक्षण स्थान है, बहुत ही अल्टीमेट स्थान है, और इसके विश्लेषण में जिसने गलती कर दी, ज्योतिष शास्त्र में हमेशा गलती करेगा। इसको मैं अलग से भी बताऊंगा। ये अल्टीमेट स्थान है, जो अभी आपको अंतर भी समझ में आएगा। अगर छठा भाव अशुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, शुभ ग्रहों से, छठा भाव शुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो, और षष्ठेश केंद्र त्रिकोण में हो, ये एक शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इस पे रिसर्च आगे करी हुई, उसका रिजल्ट क्या है, वो क्या कहते हैं कि षष्ठेश जो है, छठा भाव शुभ ग्रहों से युक्त विक्षित हो, उसके स्थान पे कहते हैं कि षष्ठेश शुभ ग्रहों से युक्त और विक्षित हो, और ऐसा होकर केंद्र त्रिकोण में है, तो उसको अस्त्र योग का है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सरल हर्ष सरल विमल योग में। तो यहाँ क्या कहते हैं, छठा भाव शुभ ग्रहों से युक्त या विक्षित हो और षष्ठेश शुभ स्थानों पर हो, तो ये कौन सा योग बनाता है? अस्त्र योग। यानी कि ऐसा अस्त्र योग जो शत्रुओं को मारेगा, तो ये शुभ योग हुआ, जबकि छठा भाव अशुभ है। और यहां से मैंने देन योग बनाया था, लेकिन यह बात, अब इसको विशेष ध्यान रखना। सप्तम भाव से बनता है वो काम योग कहलाता है। अष्टम भाव से बनता है वह खराब योग। अष्टम भाव शुभ ग्रहों से युक्त विक्षित हो और अष्टमेश केंद्र त्रिकोण में जाए, तो यह असुर योग कहलाता है। यह अच्छा योग नहीं है। जबकि मैंने आपको हरि योग भी बताया, वो क्या कहता है कि अष्टम भाव और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो वह हरि योग बनता है। यह विचारणीय विषय, ये विचारणीय विषय है। शास्त्र कहते हैं कि अष्टम और 12वें भाव में जितना शुभ हो उतना उत्तम। अब यहाँ बात बिल्कुल पलट जाती है कि शुभ ग्रह यहाँ हो। अब यहाँ जो बात अंतर समझ में आता है मेरे, वो ये है कि वह क्या शुभ ग्रहों की बात करता है या शुभ स्थानेशों की बात करता है। अब विवेक लगा के बताओ बिल्कुल, क्या वो यहाँ पे गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र की बात करता है, या इन शुभ स्थानों की बात करते हैं? सर शुभ ये मेरे को स्थानों बताओ। से की। यस, सर शुभ स्थानों से की। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। आपने पकड़ी बहुत बढ़िया बात। ये मैं बताना चाहता हूं आपको, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। जितनी एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स हैं, जितना ये लोग लिख देते हैं, वो कहीं क्लियरिफाई नहीं हुआ है कहीं। और उसको कोई पढ़ के, मैं आपसे बात बताता हूँ, आप बड़े से बड़े ज्योतिषी के पास चले जाओ, बड़े से बड़े ज्योतिष करने वाले के पास चले जाओ, वो नहीं बताएगा ये बात। वो किताब पढ़ेगा और ऐसे बोल देगा।
तो इतना कंट्रोडिक्शन हो ही नहीं सकता कि मेरे ऋषि एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ का सुबह तो बहुत श्रेष्ठ होता है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो असुर योग हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल। तो मैंने काफी विचार करने के बाद इस पर सोचा, और मैंने बहुत विवेचन करने के बाद मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, ये जितनी भी बात मैं आपके सामने बोलता हूँ, ये 100% मैंने प्रूवन है, वैज्ञानिक आधार पर सटीक, एक क्रिटिक की तरह मैंने क्वेश्चन कर करके निकाली है। तो आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। अगर शुभ स्थानेश यहाँ आएंगे तो वह साथ ही ये भाव का स्वामी पापी कहा गया है, सबसे स्तम पापी, सबसे बड़ा पापी होता है। तो जहां जाएगा तो शुभ स्थान को खराब करेगा, और जो यहाँ आ जाएगा वह खराब हो जाएगा। यानी कि वह छिद्र, जातक परिजात ने इसको छिद्र ग्रह कहा गया है। भाव मंजरी में ढूंढी राज जी ने भी इसको छिद्र ग्रह माने गए, क्षुद्र ग्रह, है ना। बने ना 22 देशकान का स्वामी, 64 में नमाज का स्वामी, और अष्टम में से संबंध करने वाला बाधक पति, ये क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये है बात। तो वो हरि योग भी गलत नहीं है, वो भी सही लिखा गया है। अन्य बातें जो लिखी गई है कि इसमें सुपत्र होना चाहिए, वह भी सही लिखा गया है। असल में यहाँ बात क्या है, तो अब मैं अगर अन्य जगह भी ये बात कहता हूं कि उन स्थानों के स्वामी की प्राथमिकता है, तो मैं गलत हूं या सही हूं, ये बताइए आप। हेलो, बिल्कुल सही है सर। तो मैं ज्योतिष जो है ना, वो एक रटी रटाई, अगर किताब ही पढ़ के किताब ही बोलनी है, तो फिर तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो। आप तो सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आज के जमाने के इतने आगे पढ़े हुए हो, आप तो खुद ही पढ़ सकते हो आप। लेकिन मैं ये डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, कि हम एक रिसर्च लेवल की का स्टडी कर रहे हैं जो बहुत वेरी बिगिनिंग से, तो मुझको वो पता होनी चाहिए व्हाट इज द डिस्टिंग्विश, व्हाट थिंग्स मेक्स द डिस्टिंक्शन, वो मैं बारीक बताऊं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, राइट। इसको आपने, ये किन्ने, कुसुम जी ने दिया क्या जवाब? गुड, बहुत बढ़िया। तो अब जो नवम से बनता है वह भाग्य योग, दसम से बनेगा वह ख्याति योग, 11वें से बनेगा सुपरिजात योग, और 12वें से जो बनेगा वह मूसल योग। अब 12वें में भी वही बात आई, क्या जो यहाँ थी, यहाँ पे भी मैं भावेश की ही बात करूंगा। क्यों? एक तरफ मेरे शास्त्र कहते हैं, रामानुजाचार्य जी ने भाव तरंग में ये स्पष्ट लिखा है कि 12वें भाव का सुबत्व जो है ना, दिव्य भोग देता है, उच्च मंत्री पद देता है। भोग भी कौन सा? दिव्य है। वाहन भी कौन सा? दिव्य है। मंत्री पद भी कौन सा? दिव्य। अगर वहां शुभ ग्रह हो, जैमिनी ऋषि कहते हैं कि 12वें भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह शुभ व्यय कराते हैं, और उससे सुबत्व की उत्पन्न होती है, व्यक्ति आनंद को प्राप्त होता है। फल दीपिका में, सॉरी, इसमें वृहत जातक में लिखते हैं कि व्यक्ति की परचेज पावर है ना, बहुत बड़ी हो जाती है, वो कुछ भी खरीद सकता है। तो गलत कैसे हो सकता है, खराब कैसे हो सकता है? हम शास्त्र पढ़ते हैं, यहाँ मेरे को प्लेजर ऑफ बेड लगता है, चाहे मेरी वो स्लीपिंग हो, मेरा सोना हो, चाहे वट एवर मेरी जो मेरी लाइफ हो, शुभ है। घर में मेरे को आनंद की प्राप्ति है, देश विदेश में मेरी यात्राओं का सुख है ना। और ये जीवन और इस जीवन के बाद मेरा जो मोक्ष है, साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति। कहते हैं कि अगर गुरु